प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट है भौतिक भूगोल, उसमें ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉक हाउस के अनुसार ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र है जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में निकलता है। भूगर्भ से गर्म तत्व गैसें, जलवाष्प, लावा, धुआं, राख, ठोस पिंड आदि गर्जना के साथ भूपटल पर प्रकट होते हैं। ट्रिवाल्था के अनुसार वह सभी क्रियाएं जिसमें द्रवित शैलें पृथ्वी की गहराई से भूपटल के बाहर निकलती ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण में भूगर्भिक असंतुलन है। असंतुलन के कारण शैलों में गति, भूकंप आदि होता है। अतः अ, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूगर्भिक दृष्टियों से असंतुलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है गैसों की उत्पत्ति। अ, जल जब पृथ्वी के अंदर पहुंचता है तो वाष्प में बदलकर गैसों के रूप में निकलता है और ज्वालामुखी बनता है। तीसरा है भूगर्भ में ताप में वृद्धि। भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। इनसे इनके विखंडन से काफी ताप निकलता है और फिर शैलों के पिघलने से कमजोर दरारों से होकर ज्वालामुखी निकलता है। चौथा है दाब में कमी। ऊपरी परतों के दबाव के कारण भूगर्भ की शैलें उच्च तापमान पर भी ठोस अवस्था में बनी रहती है। भूगर्भिक हलचलों के कारण कई बार ऊपरी शैलों का दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाने से निचली शैलें पिघल जाती है और मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया को प्रोत्साहित करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात करें तो ठोस, द्रव और गैसें निकलते हैं। ठोस पदार्थों में बारीक राख से लेकर बड़े बड़े शिलाखंड है। अत्यंत सूक्ष्म कणों का ज्वालामुखी धूल या राख, मटर या सुपारी के आकार के दानों को लेपिली, चने के आकार के कणों को स्कोरिया के असंगठित रूप को ब्रेसिया, ब्रेसिया के साथ गैसों के बुलबुलों से निर्मित छिद्र में पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं जिन्हें प्यूमिस कहते हैं। और कई मीटर व्यास के बड़े शिलाखंडों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। दूसरा है द्रव। द्रव में दो प्रकार, सिलिका की मात्रा के आधार पर दो प्रकार होता है लावा। अम्लीय लावा अधिक गाढ़ा, सिलिका की मात्रा 75 से अधिक और शीघ्र जम जाता है, इसलिए शंकुओं व उच्च पर्वतों का निर्माण। दूसरा है पेटिक लावा। पतला लावा दूर तक बहकर चला जाता है, पर्वतों के बजाय पठारों का निर्माण। सिलिका 40% तक। अब तीसरी हम बात करें गैसीय पदार्थ की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो उद्गार की अवधि, उद्गार के स्वरूप और निःसृत पदार्थ या संरचना के आधार पर। अब उद्गार की अवधि के अनुसार सक्रिय ज्वालामुखी जहां पर हर समय उद्गार होता है, जैसे एटना व स्ट्रोम्बली। दूसरा है सुषुप्त, जहां पे एक बार सक्रिय होने के बाद काफी लंबे समय तक शांत हो जाता है, फिर अचानक सक्रिय हो जाता है, जैसे इटली का विसुवियस। तीसरा शांत, दीर्घ अवधि तक जिनमें उद्गार नहीं हुआ, आगे होने की संभावना है, जैसे म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का देवबंद व कोहा सुल्तान। उद्गार के स्वरूप के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले, जिन ज्वालामुखी से उद्गार एक नली या मुख से होता है उन्हें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। इन इसमें उद्गार के समय निकले सभी पदार्थ क्रेटर के पास शंकु के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे इनके विभिन्न प्रकार है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य और पेलियन तुल्य, विसुवियस तुल्य। दूसरा है दरारी उद्भेदन वाले। जब लावा कई दरारों तथा मुखों से होकर बाहर निकलता है तो उसे दरारू उद्गार कहते हैं। अनेक दरारों से लावा निकलने के कारण वे काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इस कारण लावा शंकु से बनकर लावा पठार या मैदान बनता है। फिर है निःसृत पदार्थ या संरचना के आधार पर राख ज्वालामुखी। इसमें उद्गार के समय राख निकलती है। लावा, इसमें उद्गार के समय लावा की प्रधानता होती है और मिश्रित इसमें सभी चीजें होती है। ज्वालामुखी से बनी आकृति की बात करें तो बाह्य आकृति की और अभियांत्रिक। बाह्य में केंद्रीय उद्गार से निर्मित है और दरारी उद्गार से निर्मित है, और अभ्यंतरिक में अंदर की। अब बाह्य में केंद्रीय उद्गार से निर्मित की बात करें, राख शंकु, लावा शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, लावा डाट, क्रेटर और काल्डेरा। दरारी उद्गार से ज्वालामुखी मैदान या लावा मैदान। दूसरा लावा पठार, लावा गुंबद या ज्वालामुखी द्वीप। आंतरिक की बात करें तो बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक, लेपोलिथ, स्ट्राइक, सीट और लावा गुंबद, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। बाह्य स्थलाकृतियां ये है, और आंतरिक बताई दिया हमने आपको। आंतरिक में थोड़ी बैथोलिथ, जैसे आंतरिक सेलों में मैग्मा के विशाल एकत्रण को बैथोलिथ कहते हैं।
ये कई हजार वर्ग किलोमीटर फैला होता है। बैथोलिथ के शीर्ष पर मैग्मा के अतिरिक्त जमाव को स्कंद कहते हैं। लेकोलिथ धरातल के निकट कुछ गहराई पर मैग्मा के गुंबदाकार एकत्रण को। फेकोलिथ आंतरिक शैलों में अपनति शीर्ष भाग में जमा मैग्मा फेकोलिथ। लेपोलिथ आंतरिक शैलों में लावा के तस्तरी नुमा जमाव को लेकोलिथ। सिल आंतरिक शैलों में मैग्मा के क्षितिजीय जमाव को, और अगर जमाव लंबवत हो तो उसको डाइक कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप में गीजर, फ्यूमरोल, धुआंरे, सोल फतारा, उष्ण जल स्रोत और पंख ज्वालामुखी भूदृश्य बनता है। ज्वालामुखी क्रिया पे क्या मानव पे प्रभाव? रचनात्मक प्रभाव। ज्वालामुखी से लावा के विघटन से निर्मित काली मिट्टी उपजाऊ होती है, जैसे प्रायद्वीप पठार की, और इसमें कई खनिज भी मिलते हैं, लोहा, जस्ता, एंटीमनी, चांदी, टिन। और जो विध्वंसात्मक प्रभाव में बात करें तो अपार जन धन की हानि होती है। ज्वालामुखी के वितरण की बात करें, विश्व वितरण की बात करें तो विश्व के में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। वितरण में दो विशेषताएं। प्रथम, ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द्वितीय, महासागरों के तटीय भागों और महाद्वीपीय निम्न निम्न तटों पर ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र में परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक कटक मेखला, पूर्वी अफ्रीकी मेखला और अन्य क्षेत्र इस प्रकार से है। धन्यवाद।